बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सुज़ैना के अगवा का इल्ज़ाम पारस पर लगाया जाएगा। इस तरह गैब्रियल उसका जानी दुश्मन बना रहेगा। सुपर मास्टर ने कहा, सुज़ैना बड़ी ज़बरदस्त औरत है, उसे अगवा करने में दुश्वारियां पेश आएंगी। मैं दुश्वारियों से निमट लूँगा। दूसरी तदबीर यह है कि गैब्रियल पर फिर तरमीमी अमल किया जाए, उसके दिमाग से सुज़ैना की मोहब्बत को भुला दिया जाए, मोहब्बत की जगह नफ़रत पैदा की जाए। सुज़ैना मेडोना से हसद और जलापे के बायस रुकावट बनेगी तो गैब्रियल उसे अपने हाथों से हलाक कर देगा। यह बहुत उम्दा तदबीर है, लेकिन वो फौलादी दिमाग वाला है, उसकी मर्ज़ी के बगैर तरमीमी अमल कामयाब नहीं होता। शायद वो ऐसे अमल के लिए राज़ी ना हो, फिर भी मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा। तो मुझसे कहो सुपर मास्टर हॉट लाइन पर गुफ्तगू करने वाला है। मार्टिन रसल 2 घंटे पहले भी सुपर मास्टर का ये पैगाम लेकर गया था, फिर फौरन वापस आ गया था, क्योंकि सुज़ैना और गैब्रियल सारी दुनिया से बेखबर मोहब्बत में डूबे हुए थे। दूसरी बार जब वो पहुंचा तो गैब्रियल ने दिमाग पर बोझ महसूस किया और सांस रोक ली। मार्टिन कुछ कहने से पहले ही दिमाग से बाहर हो गया। फिर सुपर मास्टर के पास आकर बोला, मैंने गैब्रियल पर अमल किया था कि वो तमाम पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा और सांस रोक लिया करेगा, सिर्फ मुझे महसूस नहीं करेगा। लेकिन अभी मेरे पहुंचते ही उसने सांस रोक ली। सुपर मास्टर ने कहा, इसका मतलब है पिछले तरमीमी अमल का असर ख़त्म हो गया है, वो अब तुम्हें भी महसूस करने लगा है। जी हाँ, अब मैं उसकी लाइल्मी में उसके अंदर छुप कर नहीं रह सकूँगा, उसकी सोच में बोलकर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा सकूँगा। क्या मुसीबत है, ये एक नया मसला पैदा हो गया है। बहरहाल मुझे उस पर तरमीमी अमल करना होगा, वरना पारस उसे फांस कर हमसे बदजन कर देगा। फिर उसके पास जाओ, सांस रोकने से पहले ही कहो कि वो अपने कमरे से बाहर ना जाए। मैं हॉट लाइन पर बात करने वाला हूँ, मैं उसे तरमीमी अमल कराने पर आमादा करूँगा। मार्टिन ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ आया। गैब्रियल सांस रोकना चाहता था। उसने कहा, मैं सुपर मास्टर का पैगाम लाया हूँ, सांस ना रोकना। मैं दिमाग पर बोझ महसूस करता हूँ, जल्दी बोलो, क्या बात है। सुपर मास्टर ने कहा है अभी वो फ़ोन पर बात करने वाला है, तुम कमरे से बाहर ना जाना। नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। उसने सांस रोक ली। मार्टिन बाहर चला गया। सुज़ैना ने पूछा, तुम मुझसे बातें करते करते रुक गए थे, क्या बात है? क्या वो दिमाग में आया था? हाँ, कह रहा था कि अभी सुपर मास्टर फ़ोन पर बात करने वाला है। क्या तुम सुपर मास्टर की ग़ुलामी छोड़ नहीं सकते? ऐसा ना कहो, उसने हम दोनों को नाकाबिले शिकस्त बनाने के लिए कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हम गद्दारी करेंगे तो वो हमें सुकून से रहने नहीं देगा। तुम खामखा डरते हो, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मेरी बात मानो, स्टोन मार्क यानी पारस बहुत चालाक है, उससे दोस्ती करोगे तो वो हमें। वो बात काट कर बोला, बकवास मत करो, वो दुश्मन है, उसने हमारे मंसूबे को खाक में मिला दिया है। हमारा कोई मंसूबा नहीं था, उसने तो सुपर मास्टर की प्लानिंग पर अमल नहीं होने दिया। अगर वो मुझे मार्था स्मिथ मेडोना के बारे में ना बताता तो तुम भी मुझे अंधेरे में रखते, मेरे साथ पेरिस जाते और वहाँ मार्था के लिए ख़तरात से खेलते। अपना मर्द दूसरी औरत के लिए ख़तरात को दावत दे तो इसे कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। मार्क स्टोन ने तुम्हें बहकाया है। मेडोना से मेरा जायज़ व नाजायज़ कोई रिश्ता नहीं है। तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो। मैंने अपनी आंखों से उस औरत की तस्वीर देखी है और तुम्हारी तस्वीर पर उसके लिपस्टिक के निशान देखे हैं। ओह गॉड, अभी तुमने उस औरत का क्या नाम लिया था? मार्था स्मिथ। नहीं, अभी कोई दूसरा नाम लिया था, सच सच बताओ। भाई, मैंने मेडोना कहा था, यह मार्था स्मिथ का असल नाम है। पहले एक नाम था, अब 2 नाम हो गए। मैं इतनी अहमक नहीं हूं जितनी तुम बनाना चाहते हो। मैंने तुम्हारी कार में जिसकी तस्वीर देखी उसका नाम मेडोना है और मार्था स्मिथ पेरिस में है। क्या मुसीबत है, तुम खामखा बात बढ़ा रही हो। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। गैब्रियल ने बिस्तर पर करवट बदलकर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, शायद सुपर मास्टर का फ़ोन है, तुम बिल्कुल खामोश रहोगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं गैब्रियल ग्रांट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं सुज़ैना से बात करूँगी। वो सुज़ैना को रिसीवर देते हुए बोला, कोई औरत तुमसे बात करना चाहती है। सुज़ैना ने रिसीवर कान से लगाया, फिर पूछा, तुम कौन हो? पारस की आवाज़ आई, मैं मार्क स्टोन हूँ। अगर गैब्रियल को यह बताता तो वो फ़ोन पर धाड़ने लगता, इसीलिए औरत की आवाज़ बनाई थी। ज़रा मुझे भी वो आवाज़ सुनाओ।
پارس نے عورتوں جیسی آواز بنا کر کہا، ہیلو، میں مس سوزینا سے بات کروں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ گیبریل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، مارک سٹون نے عورت کی آواز میں تمہیں الو بنایا تھا اور تم اس بات پر ہنس رہی ہو۔ ریسیور رکھ دو، اس سے بات نہ کرو۔ پارس نے کہا، میں تمہارے پیارے کی آواز سن رہا ہوں، ریسیور نہ رکھنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، گیبریل کو تو بات بات پر غصہ آتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ پارس نے پوچھا، تم 3 گھنٹوں سے اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہو، کیا اس دوران تم نے اپنے دماغ پر بوجھ محسوس کیا ہے جیسا کہ پرائی سوچ کی لہروں کے باعث ہوتا ہے؟ وہ بولی، میں نے آج تک ایسا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص خیال خوانی کرنے والے نے تمہارے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے تسخیر کر رکھا ہے۔ نہیں سٹون مارک، میرا دماغ تو بالکل آزاد ہے۔ ذرا عقل سے سوچو، سپر ماسٹر نے تم پر اور گیبریل پر کئی ملین ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ وہ گیبریل سے بڑے بڑے کام لیتا ہے اور لیتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھی گیبریل کی طرح ناقابل شکست روبوٹ کیوں بنایا؟ کیوں تم پر بھی کئی ملین ڈالر خرچ کیے؟ اسی لیے کہ گیبریل میرا دیوانہ ہے۔ اس نے سپر ماسٹر سے کہا کہ میری سوزینا کو بھی روبوٹ بنایا جائے تاکہ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ وہ کسی کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اتنی کثیر رقم خرچ نہیں کرے گا جتنی رقم سے ایک ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھو، اس نے تمہیں بھی اپنا آلائے کار اس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ مجھے کیسے خبر ہوگی؟ جب تم روبوٹ بننے کے دشوار مراحل سے گزر رہی تھی اس وقت تم پر بے ہوشی یا غفلت طاری رہتی ہوگی۔ ہاں، ان مراحل میں ایسا ہوتا تھا، مجھ پر غفلت طاری رہتی تھی۔ بس ایسے ہی وقت تمہاری لا علمی میں تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہارا دماغ ایک خاص ٹیلیپیتھی جاننے والے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ چند ہفتے پہلے تم لاوارث تھیں، پھر پیرس میں تمہارا باپ پیدا ہو گیا اور تم نے اسے باپ تسلیم کر لیا۔ پھر تمہیں امریکہ سے پیرس اپنے باپ کے پاس جانا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے روم آئی ہو۔ وہ تمہارے دماغ میں رہ کر تمہاری سوچ میں بولتا ہے، تمہاری سوچ میں مشورے دیتا ہے، تمہاری سوچ میں منصوبے بناتا ہے اور تم بے اختیار ان پر عمل کرتی جاتی ہو۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں گیبریل کی محبت سے مجبور ہو کر کبھی کبھی سپر ماسٹر کے کام کرتی ہوں۔ ایک لاوارث کو جب معلوم ہو کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہوتی۔ سپر ماسٹر نے مجھے یہ خوشی دی ہے، گیبریل کی طرح میں بھی اس کی احسان مند ہوں۔ کل سے سپر ماسٹر پر اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ وہ میرے گیبریل کو دوسری عورتوں کے پیچھے لگا رہا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے احسانات کی ایسی کی تیسی کر دوں گی۔ اپنے باپ سے ملنے پیرس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی گیبریل کو وہاں مارتھا سمتھ کے پاس جانے دوں گی۔ گیبریل نے کہا، وہ پھر تو میں بہکا رہا ہے، ریسیور رکھ دو، اس سے بات نہ کرو۔ سوزینا نے کہا، پلیز گیبریل، تم خاموش رہو۔ جب بھی مارتھا سمتھ کے پاس جانے سے تمہیں روکنا چاہتی ہوں تم بے چین ہو جاتے ہو۔ کیا اس کتیا سے تمہیں بہت محبت ہو گئی ہے؟ وہ مجھ سے زیادہ تمہیں خوش کرتی ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوزینا نے پارس سے کہا، تم مجھے اچھی باتیں سمجھاتے ہو، لیکن تمہاری یہ بات غلط ہے کہ میرے دماغ میں کوئی چھپا رہتا ہے۔ پارس نے کہا، ذرا دماغ پر زور دو۔ آج شام تک گیبریل کو معلوم نہیں تھا کہ تمہارا بچپن سے بچھڑا ہوا باپ تمہیں مل گیا ہے، نہ ہی تم نے گیبریل کو بتایا تھا۔ اس کے باوجود اسے معلوم ہو گیا۔ اس کے خیال خوانی کرنے والے نے تسلیم کیا تھا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے تمہارے دماغ میں گیا تھا۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے میری لا علمی میں آیا تھا، یعنی اس کے آنے سے تم نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ تمہارا تو دماغ فولادی ہے، غیر معمولی طور پر حساس ہے۔ ہاں، تمہاری یہ بات درست ہے، میں نے اسے اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا، اور مجھے اسی بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے دماغ میں کیوں آیا تھا۔ وہ تمہاری اجازت کے بغیر اب بھی تمہارے اندر ہی رہ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ ابھی کچھ نہیں بول سکے گا، جب وہ بولے گا تو چھپ کر رہنے کا بھید کھل جائے گا۔ اوہ سٹون مارک، تمہاری باتوں سے میرے اندر بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ واقعی میرے اندر موجود ہے تو میں اسے کیسے نکالوں؟ میں بھوتوں کو بھگانا جانتا ہوں۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر کے میرے مشوروں پر عمل کرو گی تو میں تمہارے اندر کے شیطان کو بھگا دوں گا۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل کروں گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم میرے ایک خیال خوانی کرنے والے کو اپنے دماغ میں آنے دو، وہ تم پر تنویمی عمل کرے گا، پھر تمہارے دماغ کی گہرائیوں میں جا کر معلوم کرے گا کہ دشمن خیال خوانی کرنے والے نے تمہیں کس طرح اپنے عمل سے تسخیر کیا ہے، پھر وہ اس کا توڑ کرے گا۔
इसके बाद वो शैतान कभी तुम्हारी इजाज़त के बगैर दिमाग में नहीं आ सकेगा। ऐसा हो सकता है तो ज़रूर अपने टेलीपैथी जानने वाले को मेरे पास भेज दो। गैब्रियल ने गुस्से से पूछा, किस टेलीपैथी जानने वाले को अपने पास बुला रही हो? क्या सुपर मास्टर के खिलाफ किसी दुश्मन टेलीपैथी वाले से दोस्ती करना चाहती हो? मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मैं जितनी मोहब्बत से पेश आता हूं तुम उतना ही सर पर चढ़ती जाती हो। उसने सुजैना के हाथ से रिसीवर छीन लिया। वो गैब्रियल के हाथ से छीनने लगी, कहने लगी, तुम बेगैरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी औरत के अंदर कोई छुपा रहता है? मगर मैं तो शर्म वाली हूं, मैं उसे भगाने की तदबीर ज़रूर करूंगी। उसने गैब्रियल का मुंह नोच लिया। गैब्रियल ने उसे एक कराटे का हाथ रसीद किया। वो मार खाकर बिस्तर पर गिरी, फिर करवट बदलकर गैब्रियल के मुंह पर किक मारी। दोनों में बाकायदा जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में पहले टेलीफोन का सेट टूटा, फिर पलंग टूटकर फर्श पर आ गया, क्योंकि वहां इंसानों की नहीं शेर और शेरनी की जंग हो रही थी। वो दोनों लड़ने के दौरान जिस चीज से टकराते थे उसकी शामत आ जाती थी। ऐसे ही टकराव में होटल का दरवाज़ा भी टूट गया। इस हंगामे ने अच्छी खासी भीड़ लगा दी थी। मैनेजर ने करीबी पुलिस स्टेशन से राबता करके उन्हें फ़ौरन वहां पहुंचने के लिए कहा। वो मोहब्बत करने और जंग करने के दौरान दुनिया से गाफिल हो जाते थे, किसी बात की परवाह नहीं करते थे कि हज़ारों लाखों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। सुपरमास्टर के नायब ने कई बार उससे राबता कायम करना चाहा, लेकिन टेलीफोन तो टूट गया था, तार उखड़ गया था। यूं भी जब तक जंग किसी नतीजे पर पहुंचती तब तक वो किसी की सुनने वाले नहीं थे। उनसे बहुत दूर मैंने सोचा कि मैंने अपने तमाम चाहने वालों से राबता किया है, एक अपने पारस से बात नहीं की। नतीजा मालूम था कि वो भी मुझे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन खून की कशिश और मोहब्बत के जज्बात ने मजबूर किया कि बेटे के गले नहीं लग सकता, उसके दिमाग से तो लग सकता हूँ। ये सोचकर मैं उसके दिमाग में पहुँच गया। वहाँ बड़ी आसानी से जगह मिल गई क्योंकि आर्मर मौजूद था। पारस को मेरी आमद की खबर ना हुई। वो कह रहा था, अंकल, सुजैना के दिमाग से उस टेलीपैथी जानने वाले को आप भगा सकते हैं। मैं सुजैना को राज़ी करूंगा, वो तनवीमी अमल के ज़रिए आपकी मामूला बन जाएगी। मैं दिमाग से बाहर जंग लड़ रहा हूँ, आप दिमाग के अंदर रहकर लड़ें तो दुश्मनों की एक नहीं चलेगी। आर्मर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम सुजैना से बात करो। पारस ने उससे राबता किया। गैब्रियल की आवाज़ सुनकर उसने औरत की आवाज़ निकाली और कहा कि सुजैना से बात करेगा। फिर सुजैना ने उससे गुफ्तगू की। पारस ने थोड़ी देर तक उसे समझाते रहने के बाद अपने ख्याल ख्वानी करने वाले की मामूला बनने पर राज़ी कर लिया। ऐसे ही वक्त सुजैना और गैब्रियल के दरमियान जंग छिड़ गई। टेलीफोन के साथ उसका तार भी टूट गया। पारस से राबता ख़त्म हो गया। आर्मर ने कहा, बेटे, वो दोनों दरिंदे हैं, अभी काफ़ी देर तक जंग होगी। जंग के बाद अगर वो तनवीमी अमल के लिए राज़ी रहेगी तो मैं उसके दिमाग में जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। आर्मर के निकलते ही मैं भी पारस के दिमाग से निकल गया। हालांकि वहाँ रहकर उससे बातें कर सकता था, लेकिन पिछले तजर्बात ने समझाया था कि पहले मैं अपनों के काम आऊँ। सोनिया ने भी यही कहा था। जब मेरी पूरी फैमिली इस बात पर मुत्तफिक होगी कि मैं फ़र्दन फ़र्दन सबके काम आ रहा हूँ तो जल्द या बदेर मुझे तस्लीम कर लेंगे। लिहाजा मैं पारस का काम करने के लिए सुजैना के दिमाग में आ गया। उसने लड़ने के दौरान दिमाग पर बोझ महसूस किया। मैंने कहा, मुझे पारस ने भेजा है, अगर बोझ समझती हो तो अभी चला जाऊंगा, लेकिन एक अहम बात सुन लो। गैब्रियल तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। ये तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले ने इसे भड़का दिया। वो चाहता है कि पारस से फ़ोन पर तुम्हारी बात ना हो, इसीलिए झगड़ा करने के बहाने गैब्रियल के हाथों से फ़ोन तुड़वा दिया है। सुजैना मेरी बातें सुनने के दौरान गैब्रियल से 2-4 घूंसे खा गई थी। इसके बाद जवाबन हमले कर सकती थी, लेकिन वो दोनों हाथ उठाकर बोली, रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। ये कितने अफसोस की बात है कि मुझे दिलो जान से चाहते हो और दुश्मन के लड़ाने से लड़ने लगते हो। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? वो दिमाग में आकर कहता है सुजैना को मारो और तुम मारना शुरू कर देते हो। मैंने दुश्मन के कहने से हाथ नहीं उठाया है। तुम बहुत बेलगाम हो गई हो। तुम्हें मार्क स्टोन से आइंदा बात नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, सुजैना, अपने महबूब की बात मान लो। आइंदा पारस तमाम अहम बातें मेरे ज़रिए तुम्हें बताया करेगा। अपने महबूब को खुश रखने के लिए कह दो तुम पारस से बातें नहीं करोगी। सुजैना ने यही कहा। गैब्रियल हैरान होकर बोला, ताजुब है, पहले तो तुम आसानी से झगड़ा ख़त्म नहीं करती थीं। मैं तुमसे सारी ज़िंदगी लड़ती रहूँगी क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूँ,
लेकिन उस बुज़दिल दुश्मन से लड़ना अपनी तौहीन समझती हूँ जो तुम्हारे अंदर छुपकर जंग छेड़ता है। वो गरज कर बोला, मेरे अंदर कोई नहीं है। वो बोली, तुम्हारे गरजने से हकीकत नहीं बदलेगी। ये कई बार साबित हो चुका है कि वो तुम्हारे अंदर आता जाता रहता है। वो झुंझला कर बोला, हाँ आता जाता है, तुम क्या बिगाड़ लोगी? अपने मर्द को जिस्मो जान का मालिक बनाने के बाद औरत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि अपना सब कुछ हार चुकी होती है। अब मैं वो सुज़ैना नहीं रही जिसकी हर बात तुम मोहब्बत से मान लिया करते थे। जाओ जाओ, सुपरमास्टर के इशारे पर नाचते रहो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो उस कमरे के टूटे हुए दरवाजे से बाहर आई। एक पुलिस अफसर कई सिपाहियों के साथ आ रहा था। होटल का मैनेजर भी था। भीड़ बदस्तूर नजर आ रही थी। अफसर ने सुज़ैना और गैब्रियल से कहा, आप लोग महज़ब दुनिया में रहते हैं और लड़ते ऐसे हैं जैसे पूरी इमारत को तबाह कर देंगे। आप लोगों ने यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों को परेशान किया है। अभी अभी अमरीकी सफ़ीर ने तुम्हारी ज़मानत दी है, वरना हम तुम्हें आहनी सलाखों के पीछे पहुँचा देते। वो ऊँ कहती हुई अपने कमरे में आई, दरवाजे को बंद किया, फिर एक सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें सुकून की ज़रूरत है, आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें टेलीपैथी के ज़रिए सुला दूंगा। मैं सोना नहीं चाहती, उसे तन्हा छोड़ आई हूँ। ना जाने वो ख्याल ख्वानी करने वाला शैतान उसे और किस तरह बहकाएगा। मेरा गैब्रियल बहुत भोला है, तुम फिक्र ना करो। उस शैतान को तुम्हारे दिमाग से भगाने के बाद गैब्रियल के अंदर से भी उसे भगा दूंगा। वो मेरे अंदर नहीं है, तुम गैब्रियल को उससे निजात दिलाओ। तुम भूल रही हो वो तुम्हारे अंदर है। पारस से फ़ोन पर बातें करते वक्त भी वो चुपचाप मौजूद था। उसी के भड़काने से गैब्रियल ने टेलीफोन का तार तोड़ दिया था। हाँ याद आया, वो कमबख्त छुप कर रहता है। प्लीज़ उसे मेरे अंदर से निकालो। तुम आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, हाथ पांव ढीले छोड़ दो और ये सोचती रहो कि तुम मेरी आवाज़ और लहजे से मुतासिर होकर मेरी मामूला बन रही हो और मेरे हर हुक्म की तामील करती जा रही हो। वो मेरी हिदायत पर अमल करने लगी। मैं बड़ी मोहब्बत से बहला फुसलाकर उसे ट्रांस में लाता रहा। वो वाकई फौलादी दिमाग रखती थी, बड़ी देर से मुतासिर होती थी। चूँकि राज़ी खुशी मामूला बनना चाहती थी, इसलिए मैं रफ्ता रफ्ता कामयाब हो गया। उसके दिमाग की गहराइयों में उतरकर उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करने लगा। वो लावारिस थी, उसके माँ बाप का पता ना था। एक बूढ़े फौजी ने उसकी परवरिश की थी, उसे आला तालीम दिलाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस में मुलाजमत दिलाई थी। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, अपने गैर मामूली कद और जिसामत के बायस सुपर मास्टर की नज़रों में थी। एक मामले में रोम आई तो गैब्रियल ग्रांट से मुलाकात हुई। वो भी सुपर मास्टर के किसी काम से आया हुआ था। दोनों में मोहब्बत हो गई। न्यूयॉर्क वापस पहुंचने पर बताया गया कि इंसानी रोबोट की तैयारियों के सिलसिले में उन दोनों का इंतखाब हो चुका है। पहले गैब्रियल को रोबोट बनाने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाएगा, उसके बाद सुज़ैना की बारी आएगी। उसे याद नहीं है कि वो दोनों जानलेवा मराहिल से किस तरह गुजरते रहे। अक्सर उन पर बेहोशी तारी हो जाती थी। जब वो आखिरी मरहले से भी गुजर गए तो हैरत अंगेज़ कुव्वतों के मालिक बन गए। उन पर छुरी, तलवार, गोली और गोले बारूद का असर नहीं होता था। बम के धमाकों से अगर टूट फूट जाते तो अपने जिस्म से अलग होने वाले हाथ पांव को खुद जोड़ सकते थे। जिस्म में पैवस्त होने वाली गोलियों को खुद ही बाहर निकाल सकते थे। उनके ज़ख्म चंद सेकंड में आप ही आप भर जाते थे। जिस्मानी निज़ाम में ऐसी तरमीम और इजाफे किए गए थे जिनके बायस बाहर की गर्द और नुकसानदेह आलूदगियाँ अंदर तक नहीं पहुँचती थीं। नुकसानदेह जरासीम खून में नहीं पहुँचते थे। उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी थी कि चांद या किसी सैयारे पे पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी के बावजूद 24 घंटों तक जिंदा रह सकते थे। उन्होंने रोबोट बनने के बाद मौत को शिकस्त दी थी। पता नहीं कितनी तवील जिंदगी गुजारने वाले थे, लेकिन एक नुकसान हुआ था कि उनके दिमाग अपने नहीं थे। उनकी लाइल्मी में ब्रेन वॉशिंग की गई थी। गैब्रियल के दिमाग को मार्टिन रसल और सुज़ैना के दिमाग को केनी पॉल नामी टेलीपैथी जानने वालों का ताबे बनाया गया था। अगरचे गैब्रियल ने कहा था कि उसकी महबूबा सुज़ैना के दिमाग में कोई शख्स ना जाए, वो खुद अपनी महबूबा को अपने कंट्रोल में रखेगा। सुपर मास्टर ने वादा किया था कि सुज़ैना के दिमाग को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन दरपर्दा केनी पॉल ने उसे तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी कनीज़ बना रखा था। केनी पॉल के अमल के मुताबिक वो उसकी मामूला थी। अमल के दौरान केनी पॉल ने उसे अपना नाम बताया था, अपनी आवाज़ और लहजे को उसके दिमाग में नक्श किया था और हुक्म दिया था कि वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। केनी पॉल सुज़ैना की सोच में मशवरे दिया करेगा और हालात के मुताबिक मंसूबे बनाएगा। सुज़ैना उन मशवरों और मंसूबों को अपने ही दिमाग की सोच समझकर तस्लीम करती रहेगी
और उन पर अमल भी करती रहेगी। और ये भी हुक्म था कि वो किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को दिमाग में आने नहीं देगी और ना ही किसी को अपने चोर ख्यालात पढ़ने देगी। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो रहा था। ये बात केनी पॉल समझ नहीं रहा था, क्योंकि अब सुज़ैना अब भी उसकी लहरों को महसूस नहीं करती थी, उसके मशवरों पर अमल करती थी, लेकिन गैब्रियल की मोहब्बत और मैडोना के जलापे में सुपरमास्टर से बगावत कर रही थी। केनी पॉल के लिए यह बात तशवीशनाक नहीं थी। उसने सुज़ैना की सोच में आज रात 3 बजे दोबारा तनवीमी अमल का वक्त मुकर्रर किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि मैं उससे पहले ही सुज़ैना पर तनवीमी अमल कर चुका था। मैंने उसे हुक्म दिया कि लाशऊर में जो केनी पॉल की आवाज़ और लहजा है उसे याद करे। जब उसने याद किया तो मैंने हुक्म दिया उसे हमेशा याद रखे। जैसे ही वो सोच की लहर दिमाग में आए, सांस रोक कर उसे भगा दे। मुझे अपने आमिल के तौर पर याद रखे, मेरी सोच की लहरों को महसूस ना करे, बाकी तमाम पराई सोचों को दिमाग से निकाल दिया करे। पारस को हमेशा अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझकर उसे दोस्ती कायम रखे। गैब्रियल को सुपरमास्टर की गुलामी से निजात दिलाने के लिए उसे पारस की तरफ माइल करती रहे और उसे भी आमादा करती रहे कि मैं उसके दिमाग में जाकर तनवीमी अमल कर सकूं और किसी ख्याल ख्वानी करने वाले से उसे भी निजात दिला सकूं। मार्टिन रसल और केनी पॉल टेलीपैथी जानने वालों की हैसियत से अभी मंजर आम पर नहीं आए थे। सुपरमास्टर ने उन्हें महदूद फ़राइज़ का पाबंद बनाकर रखा था। एक गैब्रियल को और दूसरा सुज़ैना को कंट्रोल करता आ रहा था। अभी मुझे मार्टिन रसल का नाम मालूम नहीं हुआ था। किसी वक्त भी गैब्रियल के अंदर पहुंचने से या हालात के मुताबिक दूसरे ज़राए से वो मेरी मालूमात की फहरिस्त में आ सकता था। मैंने तकरीबन आधी रात को सुज़ैना पर अमल किया था, फिर उसे तनवीमी नींद सुला दिया था। उसे हुक्म दिया था कि सुबह तक कोई दिमाग में आए या कमरे में आए तो वो फ़ौरन बेदार हो जाए और हालात के मुताबिक उसे निमट ले, वरना सुबह तक आराम से सोती रहे। एक और बात जो मैंने उसे समझाई थी वो ये कि मेरा नाम आर्मर है। मैं उसके दिमाग में आकर ये कोड वर्ड्स अदा करूँगा, आर्मर विद लव एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम पारस। मेरी प्लानिंग के मुताबिक आर्मर भी इन कोड वर्ड्स के साथ उसके दिमाग में जाकर बातें कर सकता था, उसे पारस का पैगाम पहुंचा सकता था। मैं भी आर्मर के लहजे में उससे गुफ्तगू कर सकता था। अगर ऐसे हालात पैदा होते कि वो पारस से किसी बात पर नाराज़ होकर या गैब्रियल के मजबूर करने से आर्मर को दिमाग में जगह ना देती, तो मैं अपनी ज़ाती सोच के लहजे से चुपचाप उसके दिमाग में रह सकता था। चूँकि मैं कभी किसी औरत की इजाज़त के बगैर उसके दिमाग में नहीं जाता, इसलिए फरहाद की हैसियत से उसके अंदर छुप कर रहने का इरादा नहीं था। हाँ, अगर दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाना चाहते या उसके ज़रिए हमारे लिए मुसीबत बनना चाहते तो मैं खामोशी से उसके अंदर रहकर दुश्मनों से लड़ने पर मजबूर हो जाता। बहरहाल एक अहम मसले से निमटने के बाद मैं पारस के दिमाग में आया तो वहाँ आर्मर कह रहा था, बेटे मुझे पहुँचने में देर हो गई। सुज़ैना गहरी तनवीमी नींद में डूबी हुई है। मैं उसे मुखातिब करता तो वो बेदार हो जाती, फिर सांस रोककर मुझे बाहर निकाल देती। उसकी नींद बता रही है कि दुश्मन हमें उससे दूर करने में कामयाब हो गया है। पारस ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ। सुज़ैना मेरे हाथ में एक अहम मोहरा थी। मैंने दोनों को मुखातिब किया, हेलो आर्मर। हेलो बेटे, मैं वही हूँ जो खुद को फरहाद कहता है। आर्मर ने मेरे मुतल्लिक तुम्हें बताया होगा। पारस ने एकदम से चहक कर कहा, अरे पापा आप हैं? जब से मालूम हुआ है कि सोनिया मामा ने आपको पहचान लिया है और फरहाद अली तैमूर तस्लीम कर लिया है, तब से मैं आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने खुश होकर कहा, मुझे अपने बेटे की जहानत से यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाता, लेकिन सोचा तुम्हारा कोई अहम काम करूँगा, तुम्हारा एतमाद हासिल कर लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। सुज़ैना वाकई एक अहम मोहरा है, वो तुम्हारे ही हाथ में रहेगी। मैंने उस पर तनवीमी अमल किया है। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या उसके दिमाग में कोई छुपा रहता था? हाँ, वो सुपरमास्टर का एक टेलीपैथी जानने वाला है, उसका नाम केनी पॉल है। उसका तनवीमी अमल ज़ायल हो रहा था, मैंने उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आइंदा सुज़ैना उसे अपने दिमाग में महसूस किया करेगी तो भगा दिया करेगी। सिर्फ आर्मर मखसूस कोड वर्ड्स के ज़रिए उसके दिमाग में जा सकता है, और वो कोड वर्ड्स ये हैं, आर्मर विद लव एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम पारस। आप तो वाकई हमारी हिमायत में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कोड वर्ड्स का तकल्लुफ़ क्यों किया? अंकल आर्मर का लहजा उसके दिमाग में नक्श कर देते, वो एक मामूला की हैसियत से अंकल को दिमाग में महसूस ना करती। यूं उसके दिमाग में छुपकर आइंदा किसी दुश्मन का सुराग लगाया जा सकता था।
اول تو میری یا آرمر کی عادت نہیں ہے کہ کسی خاتون کے دماغ میں چھپ کر جائیں، یہ خلاف تہذیب ہے۔ پھر یہ کہ سوزینہ کا حساس دماغ اب کسی کو دماغ میں آنے نہیں دے گا، وہاں دشمن ایک ساتھ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے۔ آرمر نے کہا، مسٹر، تم میری عادات سمجھتے ہو کہ میں کسی خاتون کی اجازت کے بغیر دماغ میں نہیں جاتا۔ تمہارا شکریہ، تم واقعی مہذب انسان ہو۔ تمہاری دانشمندی سے علی اور میڈم رسونتی نے سپر ماسٹر سے نجات حاصل کر لی۔ تم نے سونیا کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا۔ تم نے سوزینہ کو بروقت ہماری مٹھی سے پھسلنے نہیں دیا۔ اتنے مہذب اور دانشمند ہونے کے باوجود خود کو فرہاد کیوں کہتے ہو؟ پارس نے کہا، مسٹر، میں تھوڑی دیر پہلے تمہیں پاپا کہہ کر دھوکہ دے رہا تھا، تمہیں خوش کر کے تم سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی تم نے ہمارا بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تم سے پائیدار دوستی کر سکتا ہوں۔ پلیز اپنے اوپر سے فرہاد کا خول اتار دو۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میں بحث نہیں کروں گا، ہاں نیک مشورہ دوں گا۔ اگر کبھی میری آواز سے، لہجے سے اور میرے اعمال سے تمہارا دل یہ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو کسی جھوٹ اور فریب سے کام نہ لینا، مجھے پاپا کہہ کر گلے لگانے کا موقع دینا۔ میں اس دن کا صبر سے انتظار کروں گا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ انسان مرنے کے بعد پھر ایک عرصے تک قبر میں رہنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آتا۔ ویسے تم حقیقتاً کون ہو، کیا ہو، یہ جاننے کے لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولو، کہاں ملاقات کرو گے؟ میں پیرس پہنچ گیا ہوں، ساؤتھ لیک کے 7 نمبر کاٹیج میں کسی وقت بھی مل سکتا ہوں۔ یہ بہتر ہوا کہ تم پیرس آ گئے۔ پہلے میں جناب شیخ الفارس صاحب سے ملاقات کروں گا، پھر تم سے ملنے آؤں گا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جناب شیخ صاحب سے میرے متعلق کوئی سوال نہ کرے۔ وہ مجھے دنیا کے لیے مردہ اور دین کے لیے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ میری دنیاوی زندگی کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن میں پارس کو منع کرتا تو وہ مجھے فراڈ سمجھتا۔ یوں بھی میں فراڈ سمجھا جا رہا تھا۔ ان کے دلوں میں مزید شبہات پیدا کرنا مناسب نہیں تھا۔ بزرگان دین کی باتیں سمجھ میں تو آتی ہیں، لیکن ہماری ایمانی ناپختگی یہ نہیں مانتی کہ ان کی یہ باتیں اثر رکھتی ہیں۔ جناب شیخ صاحب نے مجھ سے کہا تھا، تم دنیا والوں کی طرف جا کر پچھتاؤ گے، اور میری عقل کہتی تھی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں اول فرہاد ہوں، آخر فرہاد ہوں۔ ساری دنیا مجھے تسلیم کرے گی، میں کسی پہلو سے نہیں پچھتاؤں گا۔ اور اب ان کی پیشین گوئی کے مطابق پچھتا رہا تھا۔ میرے خون کا، محبت کا اور دوستی کا کوئی رشتہ مجھے ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک امید تھی کہ جب سونیا اور پارس بابا صاحب کے ادارے میں جائیں گے اور جناب شیخ صاحب سے میرا ذکر کریں گے تو ہمارے وہ بزرگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور ان کے سامنے میری حیات نو کی تصدیق کر دیں گے۔ مگر افسوس، پچھتاوا میرا مقدر بن گیا تھا۔ دوسری صبح اطلاع ملی کہ جناب شیخ صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انہوں نے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے ایک مرید کو حجرے میں بلایا تھا، پھر مرید سے کلام پاک کی تلاوت کی فرمائش کی تھی۔ مرید نے تلاوت شروع کی تو انہوں نے سنتے سنتے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اللہ باقی من کل فانی۔ 2 روز پہلے بابا صاحب کے ادارے میں آلا بی بی کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں، اور آج پھر ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو صدمہ پہنچ رہا تھا۔ شام تک بے شمار ممالک سے تعزیتی پیغامات آتے رہے۔ سپر ماسٹر، ماسک مین اور یہودی تنظیم کی طرف سے شیخ الفارس کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی یہ چرکا دیا گیا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کے اہم ستون گرتے جا رہے ہیں۔ پہلے فرہاد، پھر آلا بی بی، اس کے بعد جناب شیخ الفارس صاحب، اور جلد ہی سونیا کی باری آنے والی ہے۔ سپر ماسٹر نے پیغام کے علاوہ کہا تھا، ادارے کی گرتی ہوئی ساکھ کے باوجود ہم اپنے ملک میں سونیا کو سپر ماسٹر کے متوازی عہدہ دیں گے، وہ جب چاہے پارس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ماسک مین نے کہا تھا، رسونتی کو اپنے بھیانک مستقبل کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ فرہاد کی فیملی کو زوال آ چکا ہے، اسے اپنے بیٹے علی تیمور کے ساتھ ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ اب ان کے لیے بابا صاحب کا ادارہ محفوظ نہیں رہا۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے پیغام آیا، دوسرے دن شیبہ کی برسی ہے۔ اس موقع پر فرہاد مرحوم کی فیملی کے تمام افراد پر سے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ سونیا، رسونتی، علی تیمور، پارس، آرمر، واٹسوروکی اور پومی وغیرہ کو خوش آمدید کہا جائے گا اور ان کے قیام کے دوران انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے شیبہ کی برسی میں اس کی قبر پر ویرانی نہیں رہے گی، اس پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں گی۔ سونیا نے سپر ماسٹر کو جواب ارسال کیا، فرہاد بہت بڑی چیز تھا،
اس کا جوان بیٹا اپنی ماں کو تمہاری قید سے نکال لایا، تم اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے، تم اپنے متوازی کیا عہدہ دے سکو گے؟ سینکڑوں فوجیوں اور درجنوں ہیلی کاپٹروں کی تباہی کے پیش نظر تمہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ علی تیمور نے ماسک مین کو جواب دیا، فرحاد کی فیملی کو زوال آتا تو تمہاری ناقابل شکست تاتیانہ ماری نہ جاتی، پاسکل بوبا کا اغوا نہ ہوتا، تم نے کسی شرط کے بغیر ماریا کو واپس کر دیا ہے، یہ سب تمہارے زوال کی کہانی ہے۔ بابا صاحب کا ادارہ کیسا زبردست آہنی قلعہ ہے، کبھی اس میں جھانکنے کی حماقت کر کے دیکھو۔ پارس نے اسرائیلی حکام کو جواب دیا، میری ماں کے لیے ہمیشہ آگ اور خون کی بارش ہوتی رہی، میری ماں پھولوں کی سیج پر دم توڑتی تو میں اس کی قبر پر ضرور پھول چڑھانے آتا، لیکن وہاں تو آگ اور خون کی بارش ہونی چاہیے۔ برسی کے دن پورے تل ابیب میں بارود کے دھماکے ہونے چاہیے، اس طرح میری عظیم ماں شیبہ کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے۔ مگر بڑے خوش نصیب ہو، شیخ الفارس مرحوم کا سوگ 3 دن تک منایا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ 3 دن بعد تمہارے شہر تل ابیب میں قیامت نہ آئے تو معافی نامہ لکھ بھیجو۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔